Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 9 and the topic is French Revolution. This is the fifth video of this chapter. 4 वीडियो में इससे पहले कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई और हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे स्टेट्स में डिवाइडेड थी और वहाँ पर किस तरीके से सोशल कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि फ्रांस के ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रांस के अंदर एक मोनार्किक सिस्टम था, तो न्यू टैक्सेस इम्पोज करने के लिए लुई को स्टेट जनरल से परमिशन लेनी होती थी, यानी स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी और उसके बाद न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल रखे जाते थे और पास किए जाते थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass the proposal for new taxes। और इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए जो लुई 16 थे उन्होंने 5 मई और 1789 को एक मीटिंग बुलाई असेंबली में, और स्टेट जनरल की इस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के मेंबर थे और नया प्रपोजल रखा गया कि टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्साइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। वर्साइल पैलेस का जो हॉल था उसके अंदर सारी डेलीगेट्स के बैठने की व्यवस्था की गई। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच हु वर सीटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, while the 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक दूसरे के सामने फेस करके साइड में बैठे हुए थे, लेकिन जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो पीछे खड़े हुए थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड द एजुकेटेड मेंबर। जबकि थर्ड स्टेट जो था उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर्स थे उसमें मोस्टली प्रॉस्परस पीपल्स थे, जो एजुकेटेड मेंबर्स थे वो थे पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड द वुमेंस वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। लेकिन जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे और जो लेडीज़ थी उनको इस असेंबली में एंट्री नहीं थी, यानी वो अंदर नहीं आ सकते थे। हावेवर देयर ग्रीवेंसेस एंड द डिमांड्स वर लिस्टेड इन द सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। और जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो अपने साथ 40,000 का एक लेटर लिख के आए थे और उसके अंदर उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी थी और वो अपने साथ ही उसको लेकर बैठे थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। जो स्टेट जनरल का वोटिंग सिस्टम था पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल था कि ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी हर स्टेट के पास अपना एक वोट है। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस बार भी लुई 16 ऐसा ही करना चाहता था जैसा कि हमेशा से फॉलो किया जा रहा है। लुई 16 ये चाहते थे कि सेम सिस्टम को इस बार भी फॉलो किया जाए क्योंकि उसे न्यू टैक्सेस इम्पोज करने थे। बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने एक डिमांड रखी कि जो वोटिंग का सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंजेस किए जाने चाहिए और असेंबली को एज अ होल वोट देना चाहिए। दैट मीन्स ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, यानी हर मेंबर के पास एक वोट होगा और इस तरीके से वोटिंग की जाए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर लाइक द रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है वो फॉरवर्ड किए जा रहे थे कुछ फिलोसोफर्स की तरफ से, जैसे रूसो जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इन्होंने इस तरह के प्रिंसिपल्स को दिखाया था। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। लेकिन जो लुई 16 थे उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से वोटिंग सिस्टम हो, वो चाहते थे कि पुराने ही सिस्टम को फॉलो किया जाए। तो इस बात से थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबली से बाहर निकल जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, ये अपने आप को स्पोक्समैन समझ रहे थे फ्रेंच नेशन के, यानी सभी की तरफ से हम बोल रहे हैं, यानी हम जो है पूरे फ्रांस के लिए हम उनके लीडर काम कर रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा था। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द होल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। अब वर्साइल पैलेस के अंदर 20 जून के दिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो असेंबल्ड हुए हॉल में, जो इंडोर टेनिस कोर्ट था उसके अंदर।
वहाँ इकट्ठे होते हैं सभी। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली एंड स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस दे वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और वहीं जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं टेनिस कोर्ट के अंदर एक शपथ लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि जब तक कि एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए दिया जाए तब तक, और जब तक कि मोनार्किक सिस्टम को कंट्रोल में ना कर दिया जाए, लुई 16 के पावर को लिमिटेड ना कर दिया जाए, तब तक जो है नेशनल असेंबली को हम जो है डिस्पर्स नहीं करेंगे। और स्टेट जनरल का नाम बदलकर उन्होंने नेशनल असेंबली बना दिया और ख़ुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। दे वर लीड बाय द मिराबो एंड द एबेसियस। अब इनको लीड करने वाले दो रिवोल्यूशनरीज थे, मिराबे और एबेसियस। मिराबे वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। वैसे जो मिराबे थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, पर वो ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। वो इस बात में बिलीव रखते थे। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड द पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल। इन्होंने एक जनरल लिखा और उसके अंदर एक पावरफुल स्पीच दी जो क्राउड इकट्ठी हुई थी वर्साइल पैलेस में। एबेसियस ओरिजिनली अ priest wrote an influential pamphlet called What is the Third State। और जो दूसरे फिलोसोफर थे और कह सकते हैं एक रिवोल्यूशनरी भी थे, वो थे एबेसियस। वो एक प्रिस्ट थे ओरिजिनली, लेकिन इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, जिसको बोला जाता है व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitution, जिस वक्त नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साइल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीद विद द टर्मोइल। पूरे फ्रांस के अंदर टर्मोइल हो रहा था, यानी जगह जगह विद्रोह हो रहा था, लोग रिवोल्ट कर रहे थे। अ सेवर विंटर हैड मीन्ड अ बेड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज। अब इसका रीज़न ये था कि विंटर का टाइमिंग था और हार्वेस्ट बहुत ही बैड हुई थी, यानी फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, और इस वजह से जो प्राइजेस थी ब्रेड की वो बहुत ज़्यादा रोज़ हो गई थी। ओफन द बेकर एक्सप्लोर द सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाईज। यहाँ तक कि जो बेकर्स थे, यानी जो ब्रेड को सप्लाई करते थे, वो एक्सप्लोइट कर रहे थे पीपल्स को और उनके सप्लाईज़ को रोक दिया था, और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे। आफ्टर स्पेंडिंग द आवर्स इन द लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, यहाँ तक कि लंबे टाइम तक लाइन में लगने के बाद भी जो लेडीज़ थी क्राउड में, उनको ब्रेड ख़रीदा नहीं जाने दिया जा रहा था। इस वजह से लेडीज़ जो थी वो बहुत एंगर हो गई और उन्होंने शॉप्स पर अटैक कर दिया, लूटपाट करने लगे वहाँ से, और ज़बरदस्ती ब्रेड वगैरह छीनने लगे, और इस बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और इसी सिचुएशन में लुई 16 ने ये ऑर्डर दिया था कि ट्रूप्स मूव कर जाएं पेरिस के अंदर ऑन 14 जुलाई, जहाँ एजिटेटेड क्राउड जो था उन्होंने बास्टिल के फोर्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इंसिडेंट हम चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि बास्टिल का फोर्ट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था। तो ये ही से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेन स्टार्टिंग मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।